का है वो धर्म जिसे अफसर की आवश्यकता, अधूरा है वो साहस जो अफसर के बिना जागता नहीं, व्यर्थ है वो धैर्य जो सफलता से पहले खो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जॉब वर्क प्रोसीजर। जॉब वर्क क्या है? जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नए कंसेप्ट्स देखने को मिलेंगे, नए कंसेप्ट्स एडअप होंगे। क्या है ये जॉब वर्क? जॉब वर्क जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा कि अगर मैं एक प्रिंसिपल हूं, मैं क्या हूं? मैं एक प्रिंसिपल हूं और मैं अपना सामान, अपना इनपुट किसी को मॉडिफिकेशन के लिए या उसमें वैल्यू एडिशंस के लिए भेज रहा हूं। मान लो मैं ये पेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं, इसका कैप मैं नहीं बनाता या मैं कैप बिल्कुल नहीं बनाता, मैंने इसको जॉब वर्क के लिए किसी को भेज दिया। अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, बट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द अदर वन पर्सन। इज इट क्लियर? दैट इज टू बी नोन एज जॉब वर्क। हो सकता है पॉलिशिंग का काम हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का काम हो, बिल्डिंग का काम हो, कुछ भी किसी भी तरह का वर्क हो सकता है। मैं अल्टीमेटली मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूंगा, लेकिन उसमें कुछ वर्क करना है जो मेरे यहां नहीं होता। मैंने उस वर्क करने के लिए किसी दूसरे को ये सामान भेजा। मैंने क्या कहा? भेजा। आई एम नॉट गोइंग टू सेल द गुड्स, आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई द गुड्स अल्टीमेटली। क्लियर? क्योंकि मुझे उस पर मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी करवाकर उसको वापस ले आना है। मैंने क्या बोला? एक्टिविटी करवाकर उस सामान को मुझे वापस अपने पास ले आना है। अल्टीमेटली यही होता है नॉर्मल जॉब वर्क प्रोसीजर में। तो एक मिस्टर ए है जो प्रिंसिपल है और ये मिस्टर बी है जो जॉब वर्कर है। हो सकता है ये सेम स्टेट में हो सकता है ये डिफरेंट स्टेट्स में हो, कुछ भी हो सकता है। अब मिस्टर ए ने उस सामान पर प्रोडक्शन एक्टिविटी करवाने के लिए, कुछ एड ऑन करवाने के लिए वो सामान भेजा मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी ने उस पर एक्टिविटीज की, मिस्टर बी ने उस पर कुछ एक्टिविटीज की और ये सामान वापस इसको भेज दिया। बताओ, क्या मिस्टर बी ने मैन्युफैक्चर किया? ना। अब सीधा सीधा सिस्टम ला दिया गया कि जो जॉब वर्क होता है ना, इट्स अ ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो ये याद रखना कि ये सर्विस प्रोवाइडर ही होता है। क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर ही होता है, ये मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज मैंने कहा इस पे कैप लगाओ पेन पर। उसने क्या किया? कुछ मटेरियल और लेबर भी ऐड किया मेरे उस सामान पर। मेरे उस सामान पर उसने कुछ मटेरियल और लेबर का एक्स्ट्रा इनपुट दिया और वो सामान उसने अपने अकाउंट से लगाया था, अपनी ओर से लगाया था। तो भी उसको हम मैन्युफैक्चरर नहीं बोलेंगे या सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। मेरी बात ढंग से समझें। इसका मतलब वो हमेशा सर्विस प्रोवाइडर की ही कैटेगरी में आएगा। पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आपको याद रखना था। दूसरा पॉइंट ये है कि जॉब वर्क स्कीम को केवल वही लोग अवेल कर सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिस्टर ए। मैंने कहा जॉब वर्क स्कीम को केवल वही लोग अवेल कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल होंगे। क्या होंगे? ओके, इसका मतलब अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल, यानी जो सेंडर है, जो सप्लायर है, जो मेन मैन्युफैक्चरर है, उसको उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है जीएसटी के सिस्टम में। अनरजिस्टर्ड सप्लायर को जॉब वर्क स्कीम के तहत सामान को जॉब वर्क में देने का कोई राइट नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जॉब वर्कर में, जॉब वर्क स्कीम में प्रिंसिपल रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर, व्हाट अबाउट मिस्टर बी हु इज द जॉब वर्कर, हु इज गोइंग टू डू द ट्रीटमेंट ओवर द प्रोडक्ट?
Is it necessary to have the registration by the job worker? Not at all. If his or her or its threshold limits crossed, then he or she is required to get the registration or the firm is needed to get the registration. मैंने कहा कि जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन तब करवाना होगा जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी, और आपको मालूम है सर्विस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख और 20 लाख ही है। 20 लाख नॉर्मल में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट है। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर उस जॉब वर्कर की, मैंने क्या बोला, ऑल, कितने नए नए पॉइंट ऐड होते चले आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर अगर उस जॉब वर्कर की थ्रेशोल्ड लिमिट या टैक्स टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख को क्रॉस कर जाए, जो भी कंडीशन हो, तो वहां पर जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर माने जाते हैं। इज इट क्लियर? तो जॉब वर्क की सबसे पहले डेफिनेशन क्या दी है? जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन on goods belonging to another registered person, mind it, and the expression job worker shall be construed accordingly. Okay, important to know में मैंने कुछ important point बताए जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। Principal must be registered. Okay, unregistered cannot be avail job work scheme, and job work is a service and liable to registration if a threshold limit is crossed all over India basis. Interstate or intrastate doesn't mean at all. Doesn't have any impact at all. Job worker may use or apply its own goods and may take credit on input. अब जॉब वर्कर ने क्या किया, वो मुझे सर्विस दे रहा है लेकिन उससे कुछ मटेरियल और लेबर दिए। अब वो जो मटेरियल वगैरह ऐड ऑन कर रहा है तो उसको उसने खरीदा होगा कुछ टैक्स दे करके, इनपुट टैक्स। क्या उन क्रेडिट्स, क्या उस टैक्स की वो क्रेडिट ले सकता है? यस, इफ द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड वन देन ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ ITC ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो बेसिक चीजों को आपके क्लियर करेंगे और इसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। चूंकि रजिस्ट्रेशन आपको सेक्शन 22 में बता दिया जा चुका है, लेकिन यहां पर चूंकि जॉब वर्क से स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसके लिए बता देते हैं। एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जिस स्टेट में वो जॉब वर्कर है जहां से वो सप्लाई कर रहा है उस स्टेट में अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। 20 लाख और 10 लाख की लिमिट मैंने बता दी। एक्सक्लूजन फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर, द सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर बाई रजिस्टर। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? मिस्टर ए और मिस्टर बी का ही मैं बार बार सहारा लूंगा। मिस्टर ए ने अपना 50 लाख का सामान उसको भेजा, उसने मिस्टर बी ने केवल 2 लाख रुपए सर्विस चार्जेस लिए। कितने लिए? 2 लाख सर्विस चार्जेस। नाउ व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मिस्टर बी? दैट इज ओनली एंड ओनली 2 लाख। द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच वाज ऑफ मिस्टर ए शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ मिस्टर बी। वो इसके एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। उसका टोटल वैल्यू केवल 2 लाख ही जो उसने एड ऑन किया है, चाहे वो अपना प्रॉफिट का फैक्टर, चाहे लेबर का फैक्टर, चाहे मटेरियल का फैक्टर, कोई भी जो उसने एलिमेंट्स ऐड ऑन किए हैं उन्हीं को ही हम एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा मानेंगे। क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ सच गुड शैल नॉट बी इंक्लूडेड। मैं ओनर की बात कर रहा हूं, ओरिजिनल ये मिस्टर ए का 50 लाख इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रजिस्टर्ड जॉब वर्कर। रजिस्टर्ड जॉब वर्कर, जाहिर सी बात रजिस्टर्ड होगा तो ही उसकी एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। चलिए, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ये आया था कि अगर जॉब वर्कर इंटर स्टेट सप्लाई करता है और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 20 लाख और 10 लाख से कम है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ही इज फ्री टू मेक अ सप्लाई आउटसाइड स्टेट विदाउट हैविंग द रजिस्ट्रेशन नंबर। उसको एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया गया है। ये चीज आपको याद आ गया होगा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 बार ये चीजें क्लियर कर दी। तो वो कहां से है? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू है। आते हैं प्रोसीजर पर, वो बेसिक चीजें थी। अब तो मेन पॉइंट पर हम लोग आए भाई साहब। ये जॉब वर्क प्रोसीजर है क्या? सेक्शन 143 बहुत ही इजी है, इत्मीनान से खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ है तो टेक्निकल। सबसे पहला कि प्रिंसिपल जो होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा, वो अपना सामान भेजेगा, इनपुट भेजेगा अपने जॉब वर्कर को, मिस्टर बी को। उसको कहेगा मैं तेरे पास सामान भेजता हूं, इसको मॉडिफाई करके मुझे दो, जॉब वर्क प्रोसेस और ट्रीटमेंट करके दो। जॉब वर्कर ने कहा मेरे पास तो मशीन है ही नहीं,
तो मैंने कहा ठीक है, जो स्पेसिफिक मशीन है आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड इट आउट टू यू ऑल्सो। मैंने उसके पास इनपुट्स भी भेजा जिस पर वर्क होना है, और मैंने उसके पास कैपिटल गुड्स भी भेजा ताकि उससे वो काम कर सके आसानी के साथ। हो सकता है भाई मैं नहीं करना चाहता वो काम, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट, हाँ, तो मैंने वो काम उसको दे दिया। अगर उसके पास मशीनरी नहीं है, कैपिटल गुड्स नहीं है, तो हो सकता है मैं उसको लेकर के दे दूं। क्लियर है? अब कहानी सुनेंगे ढंग से, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हुआ क्या कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान भेजा। अब चाहे सामान में आप उसको इनपुट्स बोलें, चाहे कैपिटल गुड्स बोलें, दोनों चीजें मैं भेज सकता हूं मिस्टर बी के पास। अब अगर मैंने मिस्टर बी के पास सामान भेजा है, तो क्या मैंने उसको सप्लाई कर दिया, क्या मैं उसकी आईटीसी तुरंत ले सकता हूं? आई एम द प्रिंसिपल। तो क्या मैं जैसे ही मैंने सामान खरीदा और वो सामान मेरे पास है, मैंने उसको भेजना है या भेजूंगा या भेज चुका हूं जॉब वर्कर के पास, तो क्या अब मैं इस सामान को जो मैंने खरीदा है अपने पास, जिस पर मैं इनपुट टैक्स दे चुका हूं, पहला क्वेश्चन अराइज होता है क्या मैं उस पर आईटीसी अवेल कर लूं अपने आज के सप्लाई वगैरह पर? वो सामान अभी सप्लाई होना बाकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इस 1:1 का कोरिलेशन होना जरूरी नहीं जीएसटी में। आपने सामान खरीदा, आपने अपनी एंट्री रिकॉर्ड की, आप आईटीसी ले लो, वो सामान आपके पास पड़ा है या आपके जॉब वर्कर के पास पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सामान अपनी प्रीमाइसेस में मंगवाया, फिर उस सामान को मैंने जॉब वर्कर के पास भेजा, मैं आईटीसी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैपिटल गुड्स अपनी प्रीमाइसेस में मंगवाई, फिर उसको मैंने जॉब वर्कर के पास भेजा, लेकिन जैसे ही मैंने मंगवाई मैं आईटीसी ले सकता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है ना? कैसा? अरे कैसा? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मैंने सामान मंगवाया मैं अपने प्रीमाइसेस में ना मंगवाकर डायरेक्ट मैं जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस में सेंड आउट करवा दूं। यानी goods will directly be received by job worker, it will not be passed through my premises, registered premises। वो मेरी प्रीमाइसेस से पास थ्रू नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्टली रिसीव होगा जॉब वर्कर को। तो क्या उसकी आईटीसी मैं ले लूंगा? क्योंकि सामान तो मेरे पास आया नहीं। अरे सर, बिल तो आपके पास आएगा ना, बिल आपके नाम से होगा, बिल टू, और शिपिंग टू वो होगा जिस आदमी ने सामान भेजा होगा, उसने बिल टू किया होगा आपके नाम से, शिपिंग टू किया होगा जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस में। प्रॉब्लम कितने है सर? तो जिसको बिल टू किया जाता है, जीएसटी की क्रेडिट भी तो उसी को मिलेगी ना। जिसको बिल टू किया जाता है उसी को ही तो जीएसटी की क्रेडिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। यानी सामान मेरे ही नाम से है, उस पर मेरा ही नाम लिखा है, सामान का मालिक मैं ही हूं, तो मैं ही आईटीसी अवेल करूंगा। यस, बट द गुड्स हैज डायरेक्टली बीन सेंट आउट टू जॉब वर्कर प्रीमाइसेस। नाउ द सेम केस विल अप्लाई इन द केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो कोई डिफरेंशिएट मत करना, इनपुट लो या कैपिटल गुड्स लो, यहां से पास ऑन करो तो भी मैं आईटीसी अवेल करूंगा, डायरेक्टली उसको पास ऑन कर दो जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस में तो भी आईटीसी मैं ही क्लेम करूंगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेज, हु वन इज रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट? जॉब वर्क से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करने की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बात ढंग से समझे, जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करने से रिलेटेड प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिंसिपल की है, वो प्रिंसिपल की है, वो प्रिंसिपल की है। यानी हर एक रिकॉर्ड मेंटेन करना प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। हो सकता है सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो तो डिपार्टमेंट उसके पीछे कहां तक दौड़ेगा, तो सीधे बोल दिया गया, नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू मेक ऑल द अकाउंट्स, टू मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, सामान मैंने भेज दिया, इनपुट्स मैंने भेज दिया, कैपिटल गुड्स मैंने भेज दिया। अब उस सामान पर क्या होगा? सामने वाला ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेगा। सामने वाला क्या करेगा? ट्रीटमेंट या प्रोसेस करेगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? सामान को खा लेगा, रख लेगा। अरे नहीं सर, आपने ना तो सामान भेजा था इस पेन पर कैप लगाने के लिए, उसने कैप लगा दिया और सामान को आपके पास वापस भेज दिया। यानी कि आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दैट गुड्स बैक। चाहे वो इनपुट्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मुझे वो सामान लाना है। और जब जब मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे, क्या देंगे?
ध्यान देंगे, जब जब मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं वहां पर मुड्स एंड डाइज एंड जिग्स एंड फिक्सचर्स शामिल नहीं। जो छोटे मोटे चीजें होती हैं वो शामिल है जो कंज्यूम हो जाती हैं ओवर द पीरियड्स। तो मुड्स, डाइज, जिग्स वगैरह इसमें शामिल नहीं है। यानी कैपिटल गुड्स जब मैं बोल रहा हूं तो अदर देन डाइज एंड मुड्स, ये याद रखेंगे। चलिए, अब इस सामान को वापस भी तो लाना है। हाँ, तो इनपुट को लाने के लिए 1 साल का समय दिया गया, कैपिटल गुड्स को लाने के लिए 3 साल का समय दिया गया। इनपुट्स को लाने के लिए 1 साल का समय दिया गया, 1 ईयर। 1 ईयर टाइम is given to bring that input back after making the treatment or process, or the same is extended to 3 years in the case of the capital goods. Is it clear? Okay. The principal may send any input or capital goods without payment of tax. एक नई चीज है without payment of tax। मैंने सामान भेजा, मैंने सामान बेचा नहीं, मैंने गुड्स सप्लाई नहीं किया। I just send it out for the purpose of treatment or process. Now after the treatment or process I'll bring that goods back or capital goods bring back. Now the time limit you know very well. लेकिन जब मैं सामान आपके पास भेज रहा हूं, आप जॉब वर्कर हो, मैं सामान आपके पास भेज रहा हूं, तो मुझे उस पर कोई टैक्स नहीं देना, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, मुझे उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई दोज थिंग्स, मैं उसको सेल नहीं कर रहा। तो सर आप सामान भेजेंगे कैसे, आप सामान भेजेंगे कैसे और रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा क्या आया क्या गया? भाई ये सब प्रॉब्लम है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो दोनों चीजें, मैं भेजूंगा, मुझे टैक्स इनवॉइस नहीं निकालना, ना 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 ना। अगर मैं जॉब वर्कर के पास सामान भेज रहा हूं ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए, इवन कैपिटल गुड्स हो, इनपुट्स हो, मैं अगर भेज रहा हूं, सेम स्टेट हो दूसरा स्टेट हो, मुझे वहां पर डिलीवरी चालान रिलीज करना पड़ेगा। कितना, क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी चालान रिलीज करना पड़ेगा 3 कॉपीज में, डिलीवरी चालान रिलीज करना पड़ेगा 3 कॉपीज में, और उसमें भी ई वे बिल के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे डिलीवरी चालान रिलीज करना पड़ेगा 3 कॉपियों में, एक कंसाइनी के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए, एक मेरे लिए, एक कंसाइनी के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए, एक कंसाइनर यानी मेरे लिए। 3 कॉपीज में मुझे डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। अभी आएगा उसका रोल नंबर, मैं बताऊंगा सारा क्या क्या कंटेंट होते हैं। ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है तो ई वे बिल तो बना ही लो, क्या दिक्कत है? जिसको आप सामान भेज रहे हो कोई दिक्कत है? सर ये तो हुआ आपका रिकॉर्ड, ये आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। व्हाट अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ यू विल इंटीमेट टू द गवर्नमेंट? नाउ द इंटीमेशन टू बी डन as per or by filling up the ITC form, ITC 04, ITC 04, ITC 04। आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करिए, वहां पर सर्विसेज कैटेगरी में जाइए, आईटीसी फॉर्म्स को क्लिक करिए, आईटीसी फॉर्म में ITC 04 में जाइए, वहां सब आपसे डिटेल मांग लेगा। आपको वो आईटीसी रिटर्न आपको वो क्वार्टरली डिपॉजिट करनी है। जैसे ही 3 महीना बीतेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 25 अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, 25 जुलाई, तो 25 जुलाई तक आपको वो फॉर्म भर देना है। इज इट क्लियर? वो चलिए प्रैक्टिकल था, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। वो आएगा। ब्रिंग बैक टू प्लेस ऑफ बिजनेस, ब्रिंग बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन फॉलोइंग पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल इनपुट्स के केस में और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल। और मैंने कहा जब जब मैं कैपिटल गुड्स बोलूंगा अदर देन मुड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स, में उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल इनपुट और कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूं। उसमें मुड्स एंड डाइज बिल्कुल मैं कवर अप नहीं करवा रहा। तो उसका सर डाउट्स कैसे क्लियर होगा? आएगा थोड़ी देर में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे मोटे आइटम्स होते हैं तो वो कंज्यूम होना है। जैसे ये पेन की डाइज और मुड्स मैंने दे दिया, सामने वाला उस पर काम कर रहा है, तो वो डाइज और मुड्स तो होती हैं 1000, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंज्यूम हो जाती हैं। अच्छा, सप्लाई ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, सप्लाई आफ्टर, अच्छा ये भी तो हो सकता है सामान को जॉब वर्कर ने बना लिया। अच्छा, मुझे एक ऑर्डर आया, अब मैं सामान को मैं अपने पास ले आऊं, फिर मैं सप्लाई करूं, या मैं उसी जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर दूं? सर कर दो ना जॉब वर्कर के प्लेस से, आप तो रजिस्टर्ड हो, आप कर दो, क्या दिक्कत है? ओके। सप्लाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क और अदरवाइज ऑफ
their being sent out from the place of business of a job work on payment of tax within India or without payment of tax for export as the case may be within the following period. Okay, तो आपको याद रखना है हम सामान को सेल आउट कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेस ऑफ द जॉब वर्क. ओके, जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से हम डायरेक्टली सामान को बाहर सप्लाई कर सकते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया में कर रहे हैं तो उसके लिए दो सिस्टम है. जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर आप आउटसाइड इंडिया में कर रहे हैं तो वहां पर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भी सामान को आउटसाइड इंडिया भेज सकते हैं. ये 1 साल और 3 साल की जो पीरियड है ना, इसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट दे दें. मान लो सामान 1 साल के अंदर नहीं आया, सामान 3 साल के अंदर वापस नहीं आया, जो सामान वापस आना था उसको वापस आना था 1 साल और 3 साल के लिए, वो सामान वापस नहीं आया, तो क्या करें, क्या करें? उसके लिए कहा गया अगर आपके पास सफिशिएंट कॉजेज हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट रीजंस हैं तो आप एप्लीकेशन दें और इस टाइम को एक्सटेंड करवा लें 1 से 2 साल और, 1 से 2 साल और, 1 साल इनपुट के केस में और 2 साल कैपिटल गुड्स के केस में आप एक्सटेंड करवा सकते हैं इस समय को. क्लियर है? The principal may supply the goods from the place of business of a job worker if he declares the place of business of the job worker as his additional place of business except in a case. यानी सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, तो मैं उसके प्लेस ऑफ बिजनेस से डायरेक्ट सप्लाई दिखा सकता हूं. ओके ओके, नहीं, हाँ, दो चीजें हैं. मेरा सामान जॉब वर्कर के यहां पड़ा हुआ है, मुझे किसी को उसको सप्लाई देनी है. अब या तो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा या तो अनरजिस्टर्ड होगा. अगर अनरजिस्टर्ड है तो सप्लाई मैं ही दिखाऊंगा जॉब प्लेस ऑफ जॉब वर्कर के प्लेस से. अगर मैंने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है तो, अगर मैंने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर रखा है तो, अगर मैंने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं कर रखा है तो भी मैं उसको सप्लाई कर सकता हूं, वहीं से अपने जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई कर सकता हूं, बशर्ते अगर मैंने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. अरे भैया, अब वो खुद का रजिस्टर्ड बंदा है तो मैं उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे डिक्लेयर कर सकता हूं? मैं वहीं से सामान को दूसरी जगह भेज सकता हूं. लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मुझे उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो मुझे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको दिखाना पड़ेगा, तभी मैं वहां से सप्लाई कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं. क्योंकि मैं जब भी सप्लाई करूंगा अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से ही सप्लाई कर सकता हूं. तो अगर मैं चाहता हूं कि जॉब वर्कर के प्लेस से मैं डायरेक्ट सप्लाई कर दूं, देन आई कैन डू सो ओनली इन दैट केस व्हेन आई हैव डिक्लेयर्ड दैट जॉब वर्क प्लेस एज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. अदरवाइज इफ द जॉब वर्कर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट इज ऑफ नो यूज टू डिक्लेयर दैट प्लेस एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. इज इट क्लियर? तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है. बोल लो. या फिर प्रिंसिपल ऐसे सामान को सप्लाई करता है जो कमिश्नर ने नोटिफाई कर रखा है, तो नोटिफाइड गुड्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है. आपने अगर सामने वाले को जॉब वर्कर को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी डिक्लेयर किया और वो अनरजिस्टर्ड है तो भी वहां से आप सप्लाई कर सकते हो, बशर्ते वो नोटिफाइड गुड्स होनी चाहिए. यहां तक हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी. भाई मैंने अभी तक आपको ये बताया, मैं प्रिंसिपल हूं, आप जॉब वर्कर हो, आप ही की कहानी चल रही है सारी की सारी. मैंने सामान लिया, आपको भेजा, मैं आईटीसी ले लूंगा. मैंने कैपिटल गुड्स लिया, आपको भेजा, मैं आईटीसी ले लूंगा. सामान डायरेक्ट आपको भेजा, कैपिटल गुड्स डायरेक्ट आपको भेजा, तो भी मैं आईटीसी अवेल कर लूंगा. जहां तक रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात है, दैट इज माइन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स. दिस इज द प्रिंसिपल. और अगर मैं कहूं गवर्नमेंट को मुझे क्या रिकॉर्ड देना है, इनिशिएशन इंटीमेट कैसे करना है गवर्नमेंट को, तो आईटीसी 04 मुझे मेंटेन करना पड़ेगा. क्वार्टरली उसको फिलअप करना पड़ता है. सर्विस में जा करके लॉग इन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे, सर्विस कैटेगरी में जा करके आईटीसी 04 अप्लाई कर देंगे. आप वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे हर 3 महीने के बाद 25 दिन के अंदर, यानी 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर. क्लियर है? पक्की बात है. सामान को मुझे वापस लाना है तो इनपुट्स 1 साल, कैपिटल गुड्स 3 साल. समय को बढ़ाया जा सकता है 1 साल और 2 साल. कमिश्नर चाहे तो उस समय को बढ़ा सकता है. अब कोई दिक्कत है? अभी तक तो मैंने इतना ही बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया.
मैं अगर सामान सप्लाई करना चाहूं जॉब वर्कर के प्लेस से, मैं डायरेक्ट सप्लाई कर सकता हूं, बशर्ते मैंने उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया हो। अगर नहीं तो भी कर सकता हूं अगर वो रजिस्टर्ड है तो, अगर नहीं तो भी कर सकता हूं अगर नोटिफाइड गुड्स है तो। सप्लाई ऑफ वेस्ट और स्क्रैप जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके लिए बहुत ही स्पेशल पॉइंट है कि कोई भी वेस्ट या स्क्रैप जनरेट होगा ना ड्यूरिंग द जॉब वर्क मे बी सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्क, ध्यान देंगे उसको रजिस्टर्ड जॉब वर्क सप्लाई कर सकता है डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स और बाय द प्रिंसिपल इफ द जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, कोई भी वेस्ट स्क्रैप जनरेट होगा वो तुरंत टैक्स पे करेगा और उसको सप्लाई कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ही इज द रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो केवल मैं ही हूं जो उस सामान को सप्लाई कर सकता हूं, चाहे वो वेस्ट और स्क्रैप ही क्यों ना हो। जॉब वर्कर के पास ये पावर नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि छोटा सामान है, वेस्ट और स्क्रैप है, मैं ही सेल कर देता हूं। भैया तू कर, मुझे मना नहीं, मैं तुझे मना नहीं कर रहा, बट तू रजिस्टर्ड है या नहीं? तू रजिस्टर्ड होगा तभी मेरा वेस्ट और स्क्रैप तू सेल कर सकता है। तू अपना सामान कहां सेल करता है कहां नहीं करता है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, बट एज अ प्रिंसिपल और जॉब वर्कर रिलेशनशिप यू कैन सप्लाई द गुड्स, you can supply the waste or scrap generated out from my goods only in the case if you are a registered person. If you are not registered, then it's my responsibility to supply it directly from your premises. Okay, maintenance of accounts बता दिया। डीम्ड सप्लाई, अब सामान 1 साल और 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए, पक्की बात है सर, आ जाना चाहिए। नहीं आया तो सर एक्सटेंशन ले लेंगे, एक्सटेंशन नहीं लिया तो सर गड़बड़ हो जाएगी, क्या वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। डीम्ड सप्लाई, मैंने आपको सामान भेजा, हमारा दिल आपके, तो मेरा सामान आपके पास है, वो मुझे 3 साल के अंदर वापस कर दो, 1 साल के अंदर वापस कर दो। अगर नहीं वापस किया तो मान लिया जाएगा कि मैंने ये सामान आपको बेचा था, बेचा है नहीं, बेचा था। कब? वो 1 साल और 3 साल पहले। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाए, मेरे ऊपर इंटरेस्ट भी लग जाएगा। मुझे जो चीज सेल दिखानी चाहिए थी 1 साल और 3 साल पहले, मैंने एक्सटेंशन तो ले नहीं पाया, इसका मतलब मुझसे गड़बड़ हो गई, वायलेशन हो गया लॉ का। अच्छा, अब क्या होगा? अब आप काम करिए, अब डिक्लेयर करिए कि आपका उसी समय सप्लाई हो गया था गुड्स 1 साल पहले और 3 साल पहले, जिस डेट पर मैंने आपको सामान सेंड किया था। और अगर मैं उस समय का टैक्स निकालूंगा तो मुझे आज की डेट में टैक्स भरना है, तो मुझे इंटरेस्ट की भी लायबिलिटी देनी पड़ेगी ना। यस, डीम्ड सप्लाई ऑन द डेट, इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन इनपुट और कैपिटल गुड्स वेयर सेंट आउट। ये टोटल कहानी थी, ये जानते हैं कौन सी कहानी थी? ये सेक्शन 143 की स्टोरी थी, एंड दिस इज ओनली वन सेक्शन रिलेटिंग टू द जॉब वर्क। इसके अलावा जो छोटे मोटे प्रोविजन है, जैसे आपका था सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और इसी के साथ सेक्शन 19 आईटीसी लेने से रिलेटेड। तो आईटीसी लेने से रिलेटेड आपका सेक्शन 19 है जो जॉब वर्क से रिलेटेड है। तो आईटीसी चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं बताया या आपने नहीं समझा या आपने उसको नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता देता हूं। अदरवाइज मेन जो जॉब वर्क का सिस्टम होता है दैट वाज डन, लेकिन अभी काफी चीजें अभी आपको सीखनी है। आईटीसी अवेलेबल टू प्रिंसिपल मैंने बता दिया, आईटीसी ऑन इनपुट और कैपिटल के सेंड टू, ठीक है। अगर डायरेक्ट भेजा गया है तो भी इसको प्रिंसिपल ले सकता है, सर आपने तो बता दिया। डीम्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स और कैपिटल गुड्स टू जॉब वर्क आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ओके, अगर 3 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, मैंने एक्सटेंशन नहीं लिया, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है ना। 1 year और 3 year in case of capital goods of their being sent out, it shall be deemed that such input has been supplied। तो दोबारा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने ये चीज जान रही है। कैलकुलेशन ऑफ पीरियड इफ इनपुट आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। अरे 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 अरे, मैंने आपको सामान भेजा, मेरे पास सामान आया, मैंने भेजा, तो जिस दिन भेजा डिलीवरी चालान है। सामान आपके पास डायरेक्ट पहुंचा, सामान आपके पास डायरेक्ट पहुंचा, चाहे इनपुट और कैपिटल गुड्स मेरे प्रीमाइसेस में नहीं आया, तो जिस दिन वो सामान आपको रिसीव हुआ था उस दिन से वो 1 साल और 3 साल काउंट किया जाएगा।
where the inputs are sent directly to a job worker, the period of 1 year and 3 years shall be counted from the date of receipt of input or capital goods by the job worker. जिस दिन वो सामान आपको डायरेक्ट मिला था उस दिन से हम 1 साल और 3 साल काउंट करेंगे। और ये मोड्स एंड डाइज, जिग्स एंड पिक्चर्स, टूल्स पर एप्लीकेबल नहीं होता कैपिटल गुड्स में से, मैंने बार बार बोला है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये भी खत्म हो गया सेक्शन 19। हाँ खत्म हो गया। आपने सेक्शन 22 देख लिया, सेक्शन 143 देख लिया, सेक्शन 19 देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 45। कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंट टू द जॉब वर्कर। कैसे? कंडीशंस क्या है मैं बता चुका हूं। चालान इशू करना पड़ेगा, चालान इशू करना पड़ेगा। बिना चालान को इशू किए कुछ होना जाना है नहीं। The input or semi-finished goods or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of a challan issued by the principal, including where such goods are sent directly to a job worker। अगर आपको सामान डायरेक्टली मिला है, बिल मेरे को हुआ था, सामान शिप टू आपको हुआ है, तो उस केस में भी मुझे डिलीवरी चालान तो देना पड़ेगा। उस केस में भी मुझे डिलीवरी चालान देना पड़ेगा। हाँ या ना? अगर एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है तो भी वो डिलीवरी चालान तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है तो भी तो डिलीवरी चालान बनेगा। और डिलीवरी चालान कौन बनाएगा? अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर, अगर नहीं है तो प्रिंसिपल। एंडोर्समेंट ऑफ चालान। द चालान इश्यूड बाय द प्रिंसिपल मे बी इंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर। मैं जो चालान आपको दे रहा हूं वो आप इंडोर्स करेंगे कि यस आई रिसीव्ड द गुड्स, इंडिकेटिंग देयरइन द क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन वेयर द गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर और आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। अब मैं फिर से इस चीज को अगर मैं दोबारा आपको बताऊं, इसमें एक नई चीज मिलेगी। द चालान इश्यूड बाय द प्रिंसिपल मे बी इंडोर्स्ड बाय द जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयर इन द क्वांटिटी एंड फलाना एंड डिमाका वेयर द गुड्स आर सेंट बाय वन जॉब वर्कर टू अनदर आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल और आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल। जब एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को सामान भेजता है तो प्रिंसिपल एक चालान बनाकर भेजेगा। जॉब वर्कर को सामान भेज रहा है, प्रिंसिपल चालान बनाकर अपने मेन जॉब वर्कर को भेजेगा। ये जॉब वर्कर उसको इंडोर्स करके आगे कंटिन्यू करेगा। इज इट क्लियर? तो जब जब ये सामान आगे बढ़ेगा तब तब वो इंडोर्समेंट होता रहेगा चालान का। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द चालान इंडोर्स बाय द जॉब वर्कर मे बी फर्दर इंडोर्स बाय अनदर जॉब वर्कर इंडिकेटिंग देयर इन द वैल्यू एंड क्वांटिटी फलाना एंड डिमाका। छोड़ दो। क्लियर? कंटेंट क्या है? कंटेंट आपके रूल नंबर 55 में दिए हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। ये देखिए रूल 55 आने वाला है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, ठीक है ना, चालान के। लेकिन मैंने आपको ITC 04 बता दिया ना। रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? प्रिंसिपल गवर्नमेंट को इंटीमेट कैसे करता है? ITC 04 भर करके। क्वार्टरली होता है, हाँ है ना, 25th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। हो गया। चलो रूल 55, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। जाहिर सी बात है यहां पर हम सामान सेल नहीं कर रहे हैं, यहां सप्लाई नहीं हो रही गुड्स की, यहां पर सामान भेजा जा रहा है जॉब वर्कर को फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट और प्रोसेस के लिए, सर्विसेज के लिए। तो ये सर्विस ही होती है जॉब वर्कर की ऑलवेज। तो इश्यू ऑफ डिलीवरी चालान बता दिया, क्या क्या इसमें होता है डिलीवरी चालान में। सारी चीज़ें आपको मालूम है, वैसे नॉर्मल चीज़ें ही भरनी है। क्या भरनी है? डेट एंड नंबर ऑफ द डिलीवरी चालान, नेम एंड एड्रेस ऑफ द GSTN नंबर, नेम एंड एड्रेस GSTN और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द कंसाइनर। तो कंसाइनर की डिटेल और कंसाइनी की डिटेल GSTN वगैरह से रिलेटेड, HSN कोड एंड डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल गुड्स, टैक्स रेट्स एंड टैक्स अमाउंट, सेंट्रल टैक्स फलाना एंड डिमाका, कितनी कितनी लायबिलिटी बन सकती है डिलीवरी चालान के थ्रू इन फ्यूचर। अगर इसको सप्लाई मान लिया जाएगा, 1 साल और 3 साल के सामान नहीं आ पाया तो यही जो आप यहाँ पर वैल्यू दिखा रहे हैं उसी बेसिस पर टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, आपके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट और सिग्नेचर, ठीक है। 3 कॉपी बनती है, कंसाइनी के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए और कंसाइनर के लिए, बता दिया है मैंने आपको पहले। ई वे बिल रिक्वायरमेंट मैंने ये भी बताया, ई वे बिल की भी रिक्वायरमेंट हमको फॉलो करना पड़ेगा। वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ डिलीवरी चालान इन व्यू ऑफ द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन रूल 138। तो रूल इसको आप एक काम करिएगा, ये रूल 138 है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ई वे बिल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ जॉब वर्क,
ओके तो कहता है वेयर गुड्स आर सेंट बाय ए प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट और अनदर टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन एनी अदर स्टेट और द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जॉब वर्कर को भेजने का काम कर रहे हैं, तो भले ही 10 रुपए का ही सामान क्यों ना हो, इंटर स्टेट का है तो वहां पर ई वे बिल को आपको फिलअप करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई माफी नहीं दी गई है, वो 50,000 की लिमिट उसके ऊपर उस समय आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर प्रिंसिपल अपने जॉब वर्कर को इंटर स्टेट जॉब वर्क के लिए भेजता है तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइंड गुड्स। Whether job worker can use his own goods for providing service, हाँ कर सकता है, बता दिया, अपना सामान जॉब वर्कर यूज कर सकता है, आईटीसी भी ले सकता है अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जॉब, मैंने बता दिया कौन भाई, प्रिंसिपल तो हमेशा रजिस्टर्ड होगा, जॉब वर्कर तभी जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाएगी। ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पर एग्जामिशन नोटिफिकेशन भी मैंने शुरू में ही बता दिया। लेकिन अगर डायरेक्टली सप्लाई करना चाहता है जॉब वर्कर की प्लेस सप्लाई प्रीमाइसेस से प्रिंसिपल, तो जॉब वर्कर का रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, अदरवाइज उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा करके वहां से सप्लाई कर सकता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड, ठीक है छोड़ दो, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा वेयर गुड्स आर रिटर्न इन पीसमिल बाय द जॉब वर्कर टुकड़े टुकड़े में सामान भेज रहा है, मैंने सामान उसको एक मुश्त में भेजा था, वो कुछ पार्ट में भेज रहा है, मैंने उसको काफी सारा सामान भेज दिया और उसने धीरे धीरे सामान हमको वापस किया है उस पर मॉडिफाई करके। इन केस द गुड्स आफ्टर कैरिंग आउट द जॉब वर्कर आर सेंट इन पीसमिल क्वांटिटीज बाय अ जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर और द प्रिंसिपल, द चालान इश्यूड ओरिजिनली बाय द प्रिंसिपल कैन नॉट बी इंडोर्स एंड अ फ्रेश चालान इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। तो अब क्या होगा, अगर मैंने ओरिजिनल में जो चालान दिया था वापस मेरे पास सामान आ रहा है तो उसी चालान की कॉपी से आ जाएगा। मान लो आप जॉब वर्कर हो, मैंने आपको चालान दिया, मैंने बताया ना 3 कॉपियां, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे तो आपको एक डाउट होगा कि 4 कॉपियां होनी चाहिए चालान की, 2 कॉपियां आपको मिलनी चाहिए। 2 कॉपी किसको मिलना चाहिए, जॉब वर्कर को मिलना चाहिए। जब सामान आपको मैंने भेजा तो आपको 2 कॉपीज मिली चालान की, जब आप सामान वापस मेरे पास भेजोगे तो उसी एक चालान को निकाल करके वापस हमारे पास भेजना पड़ेगा, उसको सपोर्ट में देते हुए, नहीं तो रास्ते में सामान रोक लिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे, उसी चालान की कॉपी ही आप हमें वापस करेंगे जब सामान वापस करेंगे तो। क्लियर है? हाँ, लेकिन अगर पीस मिल में है, पीस में सामान जा रहा है, वापस आ रहा है, तो आपको फ्रेश चालान बनाना पड़ेगा और इश्यूड बाय द जॉब वर्कर। ओके, सप्लाई ऑफ जॉब वर्क सर्विसेज, ठीक है बता दिया। ये मोड्स एंड डाइज वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम हो जाता है और उसकी आईटीसी तो प्रिंसिपल ले चुका होता है, उसके लिए कोई यहां पर टेंशन नहीं होती कि वो सामान वापस आया या नहीं, ठीक है ना। वो हमारा जॉब वर्क की वैल्यू में शामिल नहीं होता, वो प्रिंसिपल की ही वैल्यू में शामिल होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्क, सब मैंने बता दिया। एक एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो, एक जो प्रिंसिपल है वो ए स्टेट में है, या एमपी मान लो, ए स्टेट क्यों बोले, और जो जॉब वर्कर है वो यूपी में है, मान लेते हैं, ठीक है। एंड द रेसिपिएंट इन स्टेट सी, और जिसको सामान दिया जाना है रेसिपिएंट वो स्टेट है दिल्ली। ओके, अगर हम इस जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से डायरेक्ट सामान यहां भेज रहे हैं तो हम ये देखेंगे हम एमपी में और वो दिल्ली में, तो बिल टू होगा दिल्ली, क्योंकि सप्लाई तो पी ही कर रहा है प्रिंसिपल, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? मान लेते हैं ये दिल्ली ना हो करके ये आपका है एमपी का ही रहता और सामान डायरेक्टली जॉब वर्कर से सीधे सीधे एमपी में चला गया उस आदमी के पास जिसको मुझे सप्लाई करनी है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों एक ही स्टेट में हैं, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। और ये आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ध्यान देंगे। मेरे हिसाब से चैप्टर इज डन, नथिंग इज लेफ्ट। अगर आप वायलेशन करेंगे तो आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे, और ये सारी कहानियां मैंने आपको पढ़ाते समय बता दी हैं। आपका जॉब वर्क सिस्टम पूरी तरह से एंड होता है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड एंड ईच एंड एवरी पॉइंट हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड। जी, नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।